A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12. And the name of the chapter is linear programming. This chapter is very important. Why it is important? It has two reasons. First reason is one question definitely as a maximum marks based question will be asked in your final exam. Whatever the board, either you are from CBSE board, Haryana board, UP, Maharashtra, whatever the board, but definitely one question will be found in your final exam as a maximum marks, either to be 5 marks or 6 marks. Second reason why it is important, because this chapter is very important. But the condition is what type of question will be asked in your final exam, because it has two types of question. First question is the type 1. In this you have given a mathematically model of the statement and you have to do just solve. Then such type of question is very easy. Everyone can do solve the question. But whenever the type 2 question will be asked in your final exam, then such type of question becomes very complex. Because such type of question has a statement which is very lengthy. Most of the students do not concentrate the statement and definitely do wrong in the question. So the statement based question becomes very tough question. So depending upon the type 1 and type 2, the paper becomes easy as well as hard. So this chapter is very important. So this video is going to be more and more interesting. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. So before to waste the time, let's come on what is LPP. अब ध्यान से देखिए, मैं समझाऊंगा इसको बेटर वे से. आपको ये नहीं लगेगा कि आज का जो टॉपिक है, लेक्चर है, ये आपका मैथ्स का टॉपिक है या जनरली आपका साइंस का टॉपिक है और वट एवर द सब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि हमें कुछ ऐसी चीज सीखनी है, उसकी थ्योरी सीखनी है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है. तो इसमें मैथमेटिक्स आपको थोड़ा कम नजर आएगा, लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट वो ज्यादा नजर आएगा. तो क्या कॉन्सेप्ट है उसको वन बाय वन समझेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे. एंड दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि जो ये चैप्टर है वो चैप्टर बेसिकली फॉर किसके लिए है? कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे बिजनेस पढ़ाया जाता है. तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. कैसे है उसको यहाँ समझना है. तो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ. चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग. अब लीनियर प्रोग्रामिंग को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LPP. अब व्हाट डू यू मीन बाय LPP? L मीन्स लीनियर, P मीन्स प्रोग्रामिंग एंड P मीन्स प्रॉब्लम. अब यहाँ पे 3 वर्ड्स आते हैं LPP. तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ये क्लियरिफाई करना है कि ये LPP क्यों कहा, क्या है एक्चुअली LPP. तो सबसे पहले वर्ड में क्लियर करना चाहूंगा आपको लीनियर. लीनियर का आपको पता है, जनरली हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है. इट मीन्स यहाँ पे भी सेम, जो भी आपका मैथमेटिकली मॉडल आएगा, जो भी आपकी मैथमेटिकली स्टेटमेंट्स आएगी, वो सभी स्टेटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ लीनियर डिग्री, मीन्स उन सभी की डिग्री क्या होगी? 1 होगी. इसलिए इसको क्या कहा? लीनियर. कोई भी ऐसी टर्म यूज नहीं होगी, ऐसी कोई स्टेटमेंट यूज नहीं होगी जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1. सेकेंड वन इज प्रोग्रामिंग. व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग? एक्चुअली प्रोग्रामिंग को आपको डिफाइन करना हो कि क्या होती है प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग एक ऐसा स्टेप्स होता है, प्रोसीजर होता है, जहां पे हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, कुछ नोटेशंस यूज करते हैं टू सॉल्व ए टास्क. किसी काम को करने के लिए कुछ सिंबल, कुछ प्रोसीजर, कुछ स्टेप्स यूज करते हैं. तो दैट टाइप ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड बेसिकली अ प्रोग्रामिंग. तो यही चीज आपको यहाँ पे चीज अप्लाई करनी है, इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या आया? प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉब्लम. प्रॉब्लम मीन जनरलाइज सिचुएशन. आपको डिफरेंट टाइप की सिचुएशन दी जाएगी और आपको उस सिचुएशन क्या बन जाएगी आपके लिए? एक प्रॉब्लम, और आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं? LPP. आई होप आपको समझ आया होगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड LPP.
अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे फोकस करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एलपीपी। तो डेफिनेशन क्या है, आप इसको रीड करिए। अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग, मतलब एक ऐसी टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग, टू डिटरमाइन करना हो आपको एन ऑप्टिमल शेड्यूल ऑफ द इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, उन एक्टिविटीज का ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल शेड्यूल। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम या मिनिमाइजेशन, मतलब या तो उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट फाइंड आउट करना हो या मिनिमाइजेशन आपको फाइंड आउट करनी हो, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे हम एक ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जो डिटरमाइन करेगा ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मींस मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज, जो अलग अलग एक्टिविटीज है उनको कंबाइन ऐसा शेड्यूल बनाया जाए ताकि उनसे हम मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इन द व्यू ऑफ, यहाँ वर्ड रीड करिए, अवेलेबल रिसोर्सेज। यहाँ पे वर्ड आता है अवेलेबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है, जो आपकी चीज पास अवेलेबल मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल कह सकते हो जनरली सेंस में। यदि मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ तो उनको हम क्या कहेंगे, अवेलेबल रिसोर्सेज। तो अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम या मिनिमाइजेशन यूटिलाइजेशन करके आपको ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट ऑब्टेन करना ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको क्या कहते हैं, एलपीपी। दोबारा समझिए इसका मीनिंग क्या है। एलपीपी एक ऐसी टेक्निक है जो अवेलेबल रिसोर्सेज, जो आपके पास चीज अवेलेबल है उसका यूज करे, हर एक्टिविटीज जो उससे एसोसिएट करती है, कनेक्ट होती है, उनका बेस्ट वे से यूटिलाइज करे और आपको मैक्सिमम रिजल्ट दे। यहाँ मैक्सिमम रिजल्ट दो टाइप का हो सकता है, या तो मैक्सिमाइजेशन हो सकता है या मिनिमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं किसी चीज की प्रॉफिट की एक्सपेक्ट करता हूं तो प्रॉफिट मेरा मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम क्या बन गई, मैक्सिमाइजेशन की। यदि फॉर एग्जाम्पल यदि मैं मैन्युफैक्चरिंग किसी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और उसको मुझे ट्रांसपोर्ट करना हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इट मींस मुझे ट्रांसपोर्टेशन मीडियम चाहिएगा, और ट्रांसपोर्टेशन में क्या टर्म आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो, तो मेरा मेन फोकस किस पे रहेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। तो मिनिमाइजेशन क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये टाइप की जो प्रॉब्लम है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके आपको ऑप्टिमल रिजल्ट ऑब्टेन करना ही क्या है, आपका एक एलपीपी प्रॉब्लम। ये सारी चीज आपको वन बाय वन क्लियर होगी। इसके लिए हम इस चैप्टर में कुछ टर्म्स रीड करेंगे। यहाँ टर्म कौन कौन सी है मैं डिफाइन करूंगा। पहला टर्म है आपकी मैथमेटिकली मॉडल। मैथमेटिकली मॉडल क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे सेकंड टर्म मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होता है। थर्ड, डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं। फोर्थ, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। फिफ्थ, फिजिबल सॉल्यूशंस क्या होता है। सिक्स, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या होता है, एक्सेट्रा। इसका मतलब मैं बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये सारे टर्म की मैं डेफिनेशंस भी लिखवाऊंगा और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन डेफिनेशंस लिखवाने से पहले सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन नंबर 1। उसकी हेल्प से आपको डेफिनेशंस भी लिखवाऊंगा और आपको इन सभी का मीनिंग भी समझाऊंगा। तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा कि बिजनेस के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो कैसे है ये बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। सो प्लीज मेक अ नोट दिस। आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको सब चीज का मीनिंग क्लेरिफाई करूंगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का फ्रॉम द एलिमेंट मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग मैं सारी टर्म को डिफाइन करूंगा कि क्या टर्म होती है, क्या यूज होता है, सब चीज ध्यान से समझिएगा। पहले मैं स्टेटमेंट को आपको ओवरव्यू बताता हूँ कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, क्या चीज यूज होगी। ए डेकोरेटिव आइटम डीलर्स, एक डीलर है, जैसे आप क्या कहते हो कोई वॉशिंग मशीन या टीवी का डीलर है। डीलर का मतलब समझते हो, एक क्या है, डीलर एक बिजनेसमैन है जो क्या करता है,
डीलिंग करता है। डीलिंग समझते हो, जो आइटम को सेल करता है। डील्स इन टू टाइप्स ऑफ आइटम। जो होलसेलर होता है, डीलर, वो दो आइटम डील्स करता है। फर्स्ट वन इज वॉल हैंगिंग। वॉल हैंगिंग एक आर्टिकल है जो दीवारों पे टांगा जाता है, दैट इज अ वॉल हैंगिंग। सेकेंड वन इज व्हाट, आर्टिफिशियल प्लांट। जो आर्टिफिशियल प्लांट्स आप घरों में डेकोरेशन के लिए यूज करते हो, इसका मतलब एक डीलर है जो दो टाइप की आइटम को सेल करता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज वॉल हैंगिंग एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल प्लांट। अब ध्यान से समझिएगा, बिजनेसमैन है, अब वो क्या चाहता है कि मैं सबसे ज्यादा क्या करूं। कोई भी बिजनेसमैन है, आप अपनी कोई शॉप ओपन करते हो तो आपका मेन फोकस किस पे रहता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कर सको। यही आपका सभी बिजनेसमैन का क्या होता है, मेन पर्पस होता है डेफिनेटली। तो नेक्स्ट उसने क्या कहा, उसको ध्यान से रीड करिए। ही हैज ₹15,000 टू इन्वेस्ट। पहली लाइन क्या कही उसने, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, पहले उसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे जो होलसेलर था, डीलर था, वो दो आइटम सेल करता है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसकी एक फॉर्मुलेट करने के लिए एक टेबल बनाइए। टेबल की हेल्प से मैं आपको बेटर वे से समझा पाऊंगा। यहाँ पे दो आइटम सेल करता है और आइटम को कैसे यूज करनी है, इसके लिए हमेशा मैट्रिक्स मेथड याद रखिएगा। जो आइटम आप या तो रो में लिखिए और जो उनके कंस्ट्रेंट्स होता है, जिसपे वो चीज डिपेंड करती है, उसको रो में लिखिए। इट मीन्स आपको रो और कॉलम को यूज करना है। क्या कहा मैंने, यदि आप रोज वाइज कुछ आइटम्स लिखते हो तो कॉलम वाइज उसको क्या लिखना है, उसके कंस्ट्रेंट्स लिखने हैं, उसके जो फैक्टर्स है जिसपे वो डिपेंड करती है, वो चीज लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दो आइटम लिख रहा हूँ। आइटम हमारी क्या थी, फर्स्ट वन इज वॉल हैंगिंग, वॉल हैंगिंग। सेकेंड वन इज व्हाट, आर्टिफिशियल प्लांट। ये हमारे आर्टिफिशियल क्या है, प्लांट। अब ये चीज पे डिपेंड करते हो या इनके कुछ फैक्टर्स हो, इनको सेल करते टाइम क्या क्या चीज आपको माइंड में याद रखनी है, तो वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इस टाइप से टेबल को बनाना है आपको हर क्वेश्चन में। अब उसने क्या कहा कि उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए कितने रुपीस है, 15,000 रुपीज उसके पास है जो इन्वेस्ट करने के लिए है। अब ये रखिए, जो मेरा बिजनेस मैं हूँ, सपोज करो मेरे पास बिजनेस करना है, मुझे ये दो आइटम को सेल करने हैं और मेरे पास टोटल मनी कितनी है, 15,000। इसका मतलब मैं वॉल हैंगिंग और आर्टिफिशियल प्लांट्स पे कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, टोटल 15,000 कर सकता हूँ। इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता, बट कंडीशन क्या है, इससे मैं कम जरूर कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है मेरे पास 10 रुपए है और मैं दुकान पे जाता हूँ कि 10 रुपए की चीज लेता हूँ, 11 रुपए की चीज तो ले नहीं सकता, 11 रुपीज की चीज तो ले नहीं सकता, क्योंकि दुकानदार मुझे देगा नहीं। लेकिन मेरी चॉइस तो है, मैं 10 की भी ले सकता हूँ, 9 की, 8 की, 5 की, लेस देन क्या ले सकता हूँ, 10 ले सकता हूँ। सेम, अब मेरे पास टोटल 15,000 रुपीज है टू इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरी इन्वेस्टमेंट या तो टोटल की टोटल 50,000 हो जाए या 15,000 से कम हो जाए, ये चीज पॉसिबल है, बट 15,000 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ये चीज क्लियर हुई, तो याद रखिएगा इस चीज को। अभी हम इसको यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 15,000। इसका मतलब यहाँ लिख रहा हूँ जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है आपकी वो कितनी है, 15,000। अब हम नेक्स्ट पार्ट को रीड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, एंड अ स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट द 80 पीसेस। इसका मतलब दुकान जो है उसकी, वो इतनी दुकान है, उसमें इतना स्पेस है कि उसमें मैक्सिमम कितनी, एट मोस्ट का मतलब देखिए यहाँ पे वर्ड क्या आया है, एट द मोस्ट। और एट द मोस्ट क्या होता है, मैक्सिमम, कि मतलब उसके पास इतना ही स्पेस है कि वो 80 आइटम्स कहा है यहाँ पे, 80 पीसेस। यहाँ 80 पीसेस का मतलब क्या है, जो वॉल हैंगिंग है और आर्टिफिशियल प्लांट है, दोनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम
80 पीसीस उसकी दुकान पे रखे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, वो चाहे तो इससे कम रख सकता है क्योंकि स्पेस है। यदि 60 पीसीस है तो इजीली स्पेस कर सकता है, रख सकता है। लेकिन यदि 81 पीसीस आ गए तो क्या वो रख सकता है इसकी दुकान पे? उसकी दुकान पे स्पेस ही नहीं है। तो यहां से कंडीशन और आ गई कि जो मैक्सिमम जो आपके पास पीसीस है वो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम पीसीस 80 पीसीस हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं, मैक्सिमम पीसीस। मैक्सिमम पीसीस कितने हो सकते हैं? 80 पीसीस हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये आ गई। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अब हम आगे रीड करेंगे। चलिए पहले और पार्ट को रीड करते हैं। यहां तक रीड कर लिया, अब आगे पढ़िए। ए वॉल हैंगिंग कॉस्ट ₹300। मतलब एक वॉल हैंगिंग जो डीलर को प्राइस पड़ता है, वो डीलर के लिए प्राइस कितना है? 300। अब वो बेचता कितने का? वो डेफिनेटली वो अलग चीज है, लेकिन एक डीलर को उस वॉल हैंगिंग की कॉस्ट कितनी पड़ती है? 300। एंड आर्टिफिशियल प्लांट कितने का पड़ता है उसे? 150 रुपीज का। इसका मतलब यहाँ पे एक कॉस्ट आ गया फैक्टर। तो ये दोनों चीज किस पे डिपेंड करती है? कॉस्ट पे भी। अब यहां देखिए, मैं सेकंड चीज लिखता हूं, कॉस्ट। वॉल हैंगिंग की कॉस्ट कितनी रुपीस है? 300 रुपीज। जबकि आर्टिफिशियल प्लांट की कॉस्ट कितनी है? 150 रुपीज। यहां तक समझ आ गया आपको? अब नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए। अब धीरे धीरे हम 1 बाय 1 आगे जाएंगे। फिर कहता है ही कैन सेल ए वॉल हैंगिंग। वो एक वॉल हैंगिंग को बेचता है, सेल मतलब बेचता है, एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹50। मतलब वॉल हैंगिंग पे वो 50 रुपीज कमाता है। तो प्रॉफिट दे दिया, तो इसका मतलब एक कॉलम और भी बन गया हमारा। क्या बन गया हमारा? प्रॉफिट। तो वॉल हैंगिंग पे प्रॉफिट कितना मिलता है उसे? 50 रुपीज। एंड आर्टिफिशियल प्लांट पे कितना रुपीज मिलता है उसको? 18 रुपीज। तो आर्टिफिशियल प्लांट पे उसे मिलते हैं 18 रुपीज का प्रॉफिट होता है, जबकि वॉल हैंगिंग पर उसे कितने का प्रॉफिट होता है? 50 रुपीज। इतना समझ आया? नेक्स्ट पार्ट भी रीड करिए, क्या कहा उसने? फॉर्मुलेट ए एलपीपी टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम क्या है? मैक्सिमाइजेशन है प्रॉफिट का। तो हमारी प्रॉब्लम ये हो गई, मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। यहां तक समझ आया आपको? अब मैं इनका मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने जो स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट का मीनिंग निकाल के मैंने ये चीज नोट कर ली। अब क्या चीज इसमें यूज होगी, क्या क्या कंडीशंस आती है, कैसे इसकी इंपॉर्टेंस होती है, उसको सीखूंगा मैं। ठीक है, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द वर्ड। अब देखिए, मैंने उस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ के ये मीनिंग बना लिया। क्या क्या था? कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। अब धीरे धीरे मैं आपको हर टर्म एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है। सबसे पहले जो होलसेलर है, डीलर है, उसका मेन पर्पस क्या होता है? क्यों वो डीलिंग करता है? क्योंकि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है। यही तो होता है, उसको अर्निंग करनी होती है। इसका मतलब उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है उसका टू मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। यहां तक समझ आया आपको? तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं, ऑब्जेक्टिव। नाउ लुक एट द डेफिनेशन। डेफिनेशन पढ़िए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? द लीनियर फंक्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हम किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर की बात कर रहे हैं। द लीनियर फंक्शन c1x1 plus c2x2 plus up to cnxn which is to be minimized or maximized is called the objective function। यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो अब आपको क्या लिखनी है इसकी? ये चीज क्या है? उसकी स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो किसी से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको? जेड से।
अब देखिए मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इसको मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट की टर्म्स में मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कैसे लिखूंगा। यहाँ z चाहिए, z इज इक्वल टू, यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा है आपको x1 x2, ये चीज क्या है इसको रीड करिए, x1 x2 xn, दीज आर कॉल्ड द डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स क्या है, एक्चुअली नाम इंडिकेट करते हैं डिसीजन, जो आपको कुछ डिसीजंस लेना होता है उन्हीं को क्या कहते हैं, डिसीजंस वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल्स यहाँ इसकी बात करते हैं, यहाँ पे डीलर को क्या करना है, डिसीजन लेना है। किस चीज का डिसीजन लेना है, जब दुकानदार को, शॉपकीपर को, डीलर को 2 आइटम सेल करनी है, वॉल हैंगिंग और आर्टिफिशियल प्लांट, तो उसको ये डिसाइड करना होगा ना कि कितनी आइटम वो आर्टिफिशियल प्लांट्स या कितनी आइटम वॉल हैंगिंग की वो परचेज करे। परचेज करने के बाद तो सेल करेगा, तो पहले उसको डिसीजन तो लेना होगा ना कि कितनी आइटम रखे। चीज समझ आई। अब आपको पता है उसके पास मैक्सिमम स्पेस 80 का है, तो अब वो क्या कितनी आइटम वॉल हैंगिंग ले और कितनी आइटम क्या है वो आर्टिफिशियल प्लांट ले। अब उसको डिसीजन लेना है। अब आप अपने आप को मान के चलिए, आप दुकानदार हो, आपको 2 आइटम बेचनी है और एक आर्टिफिशियल प्लांट और एक वॉल हैंगिंग, तो इसको बेचने के लिए आपको पहले मार्केट से इसको खुद परचेज करना होगा, तभी तो आगे सेल करोगे। तो आप कितनी परचेज करोगे, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, 15,000 है। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस कहता हूं, तभी आप उसको समझिएगा, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। अब आपको लगता है कि जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ वॉल हैंगिंग की और आर्टिफिशियल प्लांट की बात करता हूँ, आपको यहाँ दिखाई देता है कि वॉल हैंगिंग पे प्रॉफिट होता है आपको 300 रुपीज का, जबकि आर्टिफिशियल प्लांट पे प्रॉफिट होता है आपको 150 रुपीज का। ये चीज समझ आई। तो आपके माइंड में क्या सोचा, आपने ये सोचा कि मैं क्यों ना सारी की सारी आइटम वॉल हैंगिंग परचेज करूं। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे 300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि यहाँ पे 150 रुपीज का। तो आप तो ये सोचोगे ना कि जिस पे ज्यादा प्रॉफिट होगा मैं तो वही आइटम सेल करूं। तो आपके माइंड में एक चीज स्ट्राइक करी कि मैं 80 आइटम का मेरे पास स्पेस है, तो मैं 80 की 80 आइटम वॉल हैंगिंग की ले लूं। यही सोचा, सभी सोचेंगे। लेकिन अब मैं क्वेश्चन दूसरा कहता हूं, दूसरा क्वेश्चन मैं ये कहता हूं कि सपोज करते हैं कि एक वॉल हैंगिंग जितना स्पेस एक्वायर करती है उतने स्पेस में 2 आर्टिफिशियल प्लांट रखे जाते हैं। मतलब एक वॉल हैंगिंग दुकान में रखोगे, वो जितना स्पेस एक्वायर करेगी उतने स्पेस में तो आप 2 आर्टिफिशियल प्लांट रख सकते हो। 2 की बजाय मैं कह देता हूं 3 आर्टिफिशियल प्लांट रख सकते हो। तो आपके माइंड में ये स्ट्राइक करा कि यहाँ पे यदि मैं वॉल हैंगिंग को 80 रखता हूं और एक वॉल हैंगिंग, ये सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, एक वॉल हैंगिंग जब कितना स्पेस एक्वायर करती है और उतना ही स्पेस 3 आर्टिफिशियल प्लांट एक्वायर करते हैं। तो नेचुरली है यदि मैं सारे के सारे आर्टिफिशियल प्लांट को अपने पास रखूंगा तो उससे बेटर क्या है, मैं सॉरी वॉल हैंगिंग को रखने की बजाय क्या रखूं, मैं आर्टिफिशियल प्लांट। क्यों, क्योंकि वो तो 3 का स्पेस कम कर देंगे। कम करेंगे या नहीं कम करेंगे, सोचा आपने? दोबारा ध्यान से सोचिए, मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन को भूल जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे क्या बात करता हूँ, एक आर्टिफिशियल प्लांट और एक वॉल हैंगिंग की। वॉल हैंगिंग पे आपको मानता हूं मैं 300 रुपीज प्रॉफिट होते हैं और आर्टिफिशियल प्लांट पे आपको 150 रुपीज प्रॉफिट होता है। तो आप ये सोचोगे, आपके माइंड में यही आया कि मेरे को जिस पे ज्यादा प्रॉफिट होता है मैं तो वही आइटम को क्या करूं, सेल करूं। ये चीज आया। दूसरा फैक्टर मैं ये कहता हूं कि जो डिमांड है, डिमांड किस समझते हो, मार्केट में किस चीज की डिमांड है? मैं मार्केट में डिमांड कहता हूं कि आर्टिफिशियल प्लांट की डिमांड जो है ना वो 3 टाइम्स है किसकी डिमांड से, वॉल हैंगिंग। इसका मतलब क्या है, यदि एक दिन में एक वॉल हैंगिंग सेल होता है तो आर्टिफिशियल प्लांट 3 सेल होंगे। तो आपको ये दिखाई देता है कि एक दिन में आपका एक वॉल हैंगिंग सेल हुई तो आपको 300 रुपीज का प्रॉफिट हुआ।
और जबकि आर्टिफिशियल प्लांट पे एक दिन में कितने का प्रॉफिट होता है? 450 रुपीज का, क्योंकि एक पे 150 और इसकी डिमांड कितनी है? 3 टाइम्स। तो एक वॉल हैंगिंग जहां सेल होती है वहां 3 वॉल हैंगिंग सॉरी आर्टिफिशियल प्लांट सेल होंगे। तो आप क्यों वॉल हैंगिंग को रखोगे? आप कहोगे प्रॉफिट 450 ज्यादा कमाना है या 300 ज्यादा कमाना है? आपको तो 450 कमाना है। तो अब आपका डिसीजन चेंज हो गया। पहले डिसीजन था आपका किसके फेवर में कि 300 रुपीज प्रॉफिट होता है तो मैं सारी की सारी क्या परचेज कर लूं? वॉल हैंगिंग। जब मैंने डिमांड का क्राइटेरिया डाला तो आपका डिसीजन चेंज हो गया। आप कहोगे प्रॉफिट मुझे वहां 450 होता है, यहाँ 300, तो मैं तो वॉल हैंगिंग की तरफ जाऊं। ये चीज समझ? इसका मतलब क्या है? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो जो आपका डिसीजन को चेंज करते रहते हैं। आप सोचते हो कभी ये परचेज करूं, कभी ये परचेज करूं, तो आप पजल हो जाते हो। तो उस पजल को सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक डेवलप की गई है एलपीपी, जिसकी हेल्प से आपको एग्जैक्ट ये पता लग जाएगा कि कितनी आपको वॉल हैंगिंग परचेज करनी चाहिए, कितनी आर्टिफिशियल प्लांट करनी चाहिए, कि एक ऐसे रेशो में कि जिससे कंबाइन करने पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो वो चीज आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज द बेसिक नीड ऑफ द एलपीपी। तो हर बिजनेसमैन को प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? जितनी उसके पास मशीन्स होती है, जितने वर्कर्स होते हैं, जितनी उसके पास इन्वेस्टमेंट होती है, जितना उसके पास स्पेस होता है, उन सब का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके इस टाइप से यूज करना होता है कि कोई भी लेबर खाली मत नहीं बैठे, कोई भी स्पेस खाली ना हो, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो पूरी इन्वेस्टमेंट हो जाए, कहीं भी किसी से उधार लेना ना पड़े। तो सबका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना ही क्या होता है? आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ये चीज समझ आ गई? तो यही हमारा क्या था? प्रॉफिट। अब मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा था, x1 x2। यहाँ वेरिएबल्स क्या है? क्योंकि मैं 2 ही आइटम परचेज कर रहा हूँ, कौन कौन सी? वॉल हैंगिंग और आर्टिफिशियल। तो यही तो मेरे क्या है? डिसीजन वेरिएबल्स है। क्योंकि मैं डिसीजन लूंगा ना कि मुझे कितनी वॉल हैंगिंग परचेज करनी है, चाहे कितनी मुझे आर्टिफिशियल प्लांट खरीदने हैं, तो ये मेरे क्या है? डिसीजन वेरिएबल्स। तो मैं लेट कर लेता हूं यहां पे, लेट नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग, नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग मैं लेट कितना करता हूं? x। x क्या है? मेरी नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग है। और आर्टिफिशियल प्लांट को मैं लेट कर लेता हूं y, नंबर ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट। ये चीज समझ आ गई? तो मेरे 2 वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल कौन कौन से हो गए? एक x हो गया और एक y। तो ये दोनों मेरे डिसीजन वेरिएबल्स हो गए। तो जो आइटम आप सेल कर रहे हो तो उन आइटम को क्या लेट कर सकते हो? वेरिएबल। जिसका डिसीजन आपको लेना होता है वही आपके डिसीजन वेरिएबल है। तो नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग x है और नंबर ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट्स क्या है? y। इस चीज को समझ गए? तो आई एम गोइंग टू रब दिस, प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए आपको पता चल गई x क्या है? नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग। और y क्या है? नंबर ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट्स। आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालते हो? एक वॉल हैंगिंग पे आपको 300 रुपीज पर मिलते हैं, तो आपने कितनी सेल करी? x। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 300 इंटू x। तो जो आपके पास टोटल प्रॉफिट होगा, और टोटल प्रॉफिट किसके इक्वल होगा? प्रॉफिट किसका? प्रॉफिट पहली आइटम वॉल हैंगिंग प्लस प्रॉफिट किसका? प्रॉफिट आर्टिफिशियल प्लांट। दोनों का प्रॉफिट मिला के आपको टोटल प्रॉफिट होगा। तो टोटल प्रॉफिट को मैं जेड से लिख देता हूं। तो एक पे आपको प्रॉफिट 300 होता है, आपने कितने सेल करे? x। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 300 इंटू एक्स। ऐसे होता है ना, एक पे 300, आपने 2 सेल करे तो 2 इंटू 300 कितना हो गया? 600। ऐसे ही निकालते हैं। तो 300 इंटू एक्स कितना हो गया? 300x प्लस प्रॉफिट ऑन आर्टिफिशियल प्लांट। एक पे प्लांट पे कितना प्रॉफिट होता है? 150। आपने कितने सेल करे? y। तो टोटल प्रॉफिट आपको कितना मिल गया? 150 इंटू y।
दिस वन इज व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब वहां पे मैंने टर्म डिफाइन करी थी मैथमेटिकली मॉडल। तो मैथमेटिकली मॉडल क्या है? एक लीनियर इक्वेशंस है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स के टर्म्स में, आइदर टू बी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन इज कॉल्ड द मैथमेटिकली मॉडल स्टेटमेंट्स। ये चीज समझ आई आपको? अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, आप इस सब को यूज करेंगे। यहां देखिए क्या कहता है। अब हम सेकंड टर्म्स में डिफाइन करूंगा कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? इनइक्वालिटीज होती है जो जिस पे आपका मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम डिपेंड करती है। अब यहाँ पे जैसे कॉस्ट है और ये प्रॉफिट है, ये सारी चीज जिस पे डिपेंड करती है उसको क्या कहेंगे हम? कंस्ट्रेंट्स। अब देखिए यहाँ पे कहता है मैक्सिमम स्पेस 80 पीसेस का है, ठीक है। आपने कितनी वॉल हैंगिंग करी थी? X। कितनी वो आर्टिफिशियल प्लांट सेल करी? Y। तो टोटल आइटम आपके पास कितनी है? मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेस कितना है? 80। यही है ना? मैंने कहा ना कि 80 से ज्यादा स्पेस नहीं हो सकता। तो 81 आइटम तो आप रख नहीं सकते, लेकिन 80 से कम रख सकते हो। यहां समझ आई? तो यहाँ पे इक्वेशंस बनती है हमेशा लेस देन और इक्वल टू। समझा? लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है? 80 कि दोनों आइटम को मिला के आपकी आइटम या तो 80 हो या 80 से कम हो, 80 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो वॉल हैंगिंग आपकी X है प्लस आर्टिफिशियल प्लांट कितने हैं? Y। इसका मतलब जो X प्लस Y है वो शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 80, लेकिन 80 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 80 से ज्यादा आइटम रखने का स्पेस ही नहीं है हमारे पास। लेकिन यदि हमारी 70 आइटम होगी तो उसको भी रख सकते हैं, 50 होगी उसको भी रख सकते हैं, 20 होगी उसको भी रख सकते हैं। चीज समझ आई? तो मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं? 80, बट उससे कम भी रख सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं रख सकते। तो ये हमारा पहला कंस्ट्रेंट्स बन गया। तो क्या बन गया ये आपका? कंस्ट्रेंट्स। अभी जो ये हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं ये सारा क्या है? मैथमेटिकली मॉडल है। ऐसे ही आप देखिए क्या कहते हैं? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, सॉरी मैंने यहां गलत लिख दिया। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? ये तो कॉस्ट थी। प्रॉफिट कितना था आपको? 50 रुपीज। तो ये हमने गलत लिख दिया। यहां क्या आएगा? प्रॉफिट कितना होता है? 50 रुपीज होता है। और आर्टिफिशियल में प्रॉफिट कितना होता है? 80। अब यहां पे आ जाइए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। अब आपके पास कितने रुपए है जेब में, पॉकेट में कितने हैं? 15,000 रुपीज आपके पास है। आप मार्केट से सेल परचेज करना चाहते हो। क्या परचेज करना है आपको? वॉल हैंगिंग और आर्टिफिशियल। आपने कितने वॉल हैंगिंग परचेज करे? X। और एक की कॉस्ट कितनी है? 300। तो आपकी इन्वेस्टमेंट 300 इंटू X किसमें हो गई? आर्टिफिशियल प्लांट्स में हो गई। समझ आया? जैसे देखिए मैंने 10 वॉल हैंगिंग खरीदे तो 10 इंटू 300 कितना हो गया? 3000। तो मेरे 3000 रुपीज तो इन्वेस्टमेंट कहां पे हो गई? वॉल हैंगिंग में। इतना समझाया? तो मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 15,000। सेम यहाँ पे कि 15,000 से ज्यादा तो मेरे पास है नहीं पॉकेट में, तो इससे ज्यादा तो मैं इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता, इससे कम कर सकता हूँ। तो सेम कंडीशन यहां भी क्या आ जाएगी? लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन एंड इक्वल टू कितना? 15,000। और कहां पे इन्वेस्टमेंट हुई? वॉल हैंगिंग पे। वॉल हैंगिंग पे कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी? एक हैंगिंग की कॉस्ट है 300, आपने कितनी खरीदी? X। तो इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 300 इंटू X। तो ये बन गया आपका 300X प्लस वॉल। आपने आर्टिफिशियल प्लांट कितने खरीदे? Y। एक की कॉस्ट कितनी है? 150। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 150 इंटू Y। तो ये हो गया 150 इंटू Y। तो ये क्या बन गया आपका? सेकंड कंस्ट्रेंट्स। ये पहला कंस्ट्रेंट्स हो गया, ये आपका सेकंड कंस्ट्रेंट। मतलब प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा? इन दोनों पे ही डिपेंड करेगा। इतना समझाया? अब देखिए इसके अलावा और कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे। क्या कोई गिवन है? नहीं। इसका मतलब जो आपकी ये दो स्टेटमेंट बनी है ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। क्लियर हो गया? अब एक चीज और डिफाइन करनी है मुझे। सबसे पहले यहां पे X और Y, जब भी मैं X और Y लिखूंगा ना तो हमेशा ये लिखूंगा
x is greater than and equal to 0, comma y is also greater than and equal to 0. मतलब 4 कंस्ट्रेंट्स हो गए. कौन कौन से? पहला कंस्ट्रेंट है x plus y less than and equal to 80. सेकेंड कंस्ट्रेंट है 300x plus में 150y less than and equal to 15,000. और थर्ड कंस्ट्रेंट है x is greater than and equal to 0. और फोर्थ कंस्ट्रेंट है y is greater than and equal to 0. अब दो तो आपको समझ आ गया, थर्ड और फोर्थ क्या इंडिकेट करता है? देखिए x क्या है? x है आपका वॉल हैंगिंग, नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग, कि कितनी आपने वॉल हैंगिंग परचेज करी है. अब मार्केट में जाते हो, वॉल हैंगिंग यदि आपने खरीदते हो तो दैट इज शुड बी ग्रेटर देन 0. यदि आप कम से कम कितनी खरीदोगे? एक खरीदोगे, या कम से कम कितनी खरीदोगे? एक भी मत खरीदो, 0 आ जाएगा. तो या तो 0 या 0 से बड़ा ही हो सकते हैं नंबर ऑफ हैंगिंग्स, कम तो नहीं हो सकते. क्या -1 हैंगिंग हो सकती है? नहीं हो सकती. इसका मतलब नंबर ऑफ हैंगिंग्स जो है x, वो या तो 0 एक भी नहीं खरीदो, या एक से ज्यादा हो सकते हैं, 0 से ज्यादा. तो नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. ऐसे ही आर्टिफिशियल प्लांट्स या तो 0 हो सकते हैं जब आप एक भी परचेज ना करो, या डिपेंड करता है कि आपने 10 करा, 20 करा, 30 करा, 40. इट मींस वो सभी की वैल्यू क्या है? 0 से ग्रेटर है. तो x एंड y, जब भी आप जो भी डिसीजन वेरिएबल्स लोगे वो हमेशा क्या होते हैं? 0 या 0 से क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं. इस चीज को याद रखिएगा. इसलिए जब भी आपके डिसीजन वेरिएबल होंगे तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? दैट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. दैट इज द बेसिक कंडीशन. अब ये क्या बन गया? ये हमारा जो ये आंसर है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया. इसी को कहते हैं हम क्या? मैथमेटिकली मॉडल. तो दिस कॉल्ड एज ए मैथमेटिकल मॉडल. तो आपको जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट में दिया जाएगा, तो पहला स्टेप क्या होगा? आपको ये टेबल कंस्ट्रक्ट करने. यदि ये चीज समझ आ जाती है तो इसकी हेल्प से आप ये बना सकते हो, उसका मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन. यहां लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में z मैक्स. इसका मतलब क्या है? ये जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है. फिर उसके कंस्ट्रेंट्स. तो ये आपका आंसर आ गया. तो जो मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस बताए कि एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक टाइप का क्वेश्चन तो जो स्टेटमेंट में दिया जाता है, और स्टेटमेंट को पहले आपको कन्वर्ट करना होता है इस स्टेप में, और फिर इस स्टेप से फिर आगे सोल्व करना होता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. और दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है डायरेक्टली आपको ये दे दिया जाता है और आपको डायरेक्ट सोल्व करना है. अब देखिए यहां तक बनाते हुए आपने कितना काम करा, कितना सोचा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही चीज बनाने में गलती कर देंगे. और जब यही चीज गलती हो जाएगी तो नेक्स्ट पार्ट करने का क्या बेनिफिट? क्वेश्चन तो गलत हो गया. तो उस केस में ये क्वेश्चन क्या है? बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा. और बट यदि यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, सोल्व करिए इसको, तब तो डेफिनेटली आप क्या कर लोगे? स्कोर कर लोगे फुल मार्क्स. समझ आया आपको? तो प्लीज मेक अ नोट. अब मैं 1-2 टर्म्स और एक्सप्लेन करता हूं, तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. अब मैं 2 डेफिनेशंस बताने जा रहा हूं. फिजिबल रीजन और फिजिबल सॉल्यूशन. 2 अलग अलग टर्म होते हैं. रीजन का मतलब होता है एरिया. जो ये हमारे जो कंस्ट्रेंट्स है, जब हम इनका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको ग्राफ पे सोल्व करने हैं. लेकिन क्वेश्चंस में ये कहता है कि जस्ट ओनली डू फॉर्मुलेट द मैथमेटिकली मॉडल. तो आपका क्वेश्चन ये है कि आप स्टेटमेंट को पढ़ के उसकी ये इक्वेशंस लिखिए. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट. जब आपका क्वेश्चन कहता है टू फाइंड आउट करिए मैक्सिमम सॉल्यूशन और स्टेटमेंट दे देता है, इसका मतलब फिर इस स्टेप के बाद आपको क्या करना होता है? इसको प्लॉट करना होता है ऑन ग्राफ पेपर. तो जितने भी क्वेश्चन आपको सोल्व करोगे वो सारे क्वेश्चन किस पे सोल्व करने हैं? आपको ग्राफ पेपर पे. तो जब आप इस ग्राफ पेपर पे सोल्व करोगे, इन सब को प्लॉट करोगे, आपको लाइन प्लॉट करना आता है. ये जस्ट क्या है? ये लाइन है, और लाइन प्लॉट करना आपने 10th क्लास में सीखा हुआ है. तो इन सब लाइन को प्लॉट करोगे तो कुछ एक कॉमन रीजन आएगा. कॉमन का मतलब क्या होता है? जिस रीजन को आप क्या कह सकते हो? कॉमन. कॉमन का समझते हैं ना, जैसे क्लास का एक क्लासरूम कॉमन होता है, बॉयज कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम. इसका मतलब सारे लंच में क्या इकट्ठे हो सकते हैं. ऐसे ही जब इनको नोट करेंगे तो इनका एक कॉमन रीजन आएगा. उस कॉमन रीजन को क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन. देखिए द कॉमन रीजन डिटरमाइन द ऑल ऑफ द कंस्ट्रेंट. जो सारे के सारे कंस्ट्रेंट मिलकर डिटरमाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे रीजन को. उस रीजन को क्या कहते हैं हम?
फिजिबल रीजन। और सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, यदि उसमें मैं एक कोई भी पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो डिसीजन वेरिएबल्स है हमारे x और y, इनकी कोई भी वैल्यू लेता हूँ, सपोज x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 लेता हूँ, तो 2 और 3, यदि ये 2 और 3 फिजिबल रीजन में से बिलोंग करता है तो वो क्या काउंट हो गया आपके फिजिबल सॉल्यूशन। समझ आए? तो इसका मतलब जब कॉमन रीजन होगा उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो वो सब चीज क्या है आपका फिजिबल सॉल्यूशंस। उसके बाद क्या है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। अब आपने देखा कि बहुत सारे सॉल्यूशन मिल गए, लेकिन आपको बहुत सारे सॉल्यूशन थोड़ा ना फाइंड आउट करने हैं। आपका तो मेन पर्पस क्या है कि मैक्सिमाइजेशन फाइंड आउट करें या मिनिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन कब, जब प्रॉफिट कमाना हो तो आपको मैक्सिमाइजेशन, जब आपको अपने घर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी हो तो आप सोचोगे कि कम से कम पे करूं, दैट इज अ मिनिमाइजेशन। तो या तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम होगा, मैक्सिमाइजेशन, या सेकंड क्या होगा, मिनिमाइजेशन। तो एनी फिजिबल सॉल्यूशन, जिस पॉइंट पर, जिस सॉल्यूशन पर विच ऑप्टिमाइज, या तो आपको मैक्सिमाइज देता है या मिनिमाइज देता है ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको क्या कहते हैं हम, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। समझ आया? कि जैसे मैंने आपको वॉल हैंगिंग और आर्टिफिशियल प्लांट लिया, तो ये आपको पता चल जाए कि एग्जैक्ट वैल्यू कि कितने नंबर ऑफ आप आर्टिफिशियल प्लांट परचेज करिए और कितने नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग परचेज करिए, जिससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो दैट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इज कॉल्ड द फिजिबल सॉल्यूशन या ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने एक स्टेप कर लिया अपना। अब इसी स्टेप से आप चाहते हो तो अपने क्वेश्चंस को निकालिए और प्रॉब्लम को पढ़िए और इस टाइप से इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए, आप कर सकते हो। सेकंड स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, जहां पे हम इन इक्वेशन को सोल्व करके इनकी मैक्सिमम या ऑप्टिमाइजेशन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, जिस पे प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइजेशन हो जाए, वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो के पढ़ने के लिए आप अपने ग्राफ पेपर रेडी रखना, क्योंकि नेक्स्ट में आपको ग्राफ ही बनानी है। तो इस चैप्टर में आप अपने ग्राफ बुकलेट अपने पास रखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ग्राफ बेस पे ही आएंगे, तो बहुत सारे ग्राफ बनाने हैं आपको। आई होप आपको इस चीज समझ आया होगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव समझ आया होगा। इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। वी विल मीट वेरी सून, टेक विद अ न्यू लेक्चर। डू कंटिन्यू ऑन दिस चैप्टर, linear programming. Thank you once again.